हेलो क्लास 11th, वेलकम टू जनित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनित गुरु नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन पेपर। सो बेसिकली इस टेस्ट पेपर में टोटल 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम फुल सिलेबस टेस्ट करने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी बिल्कुल हम एंड पे आ चुके हैं, राइट। एंड यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं देखो ऑलरेडी, क्योंकि आप YouTube पे देख रहे हैं, है ना, तो आपको पता ही है कि YouTube जनित गुरु पाठशाला पे आएगा, तो नो नीड टू स्कैन दिस। आप इसको स्कैन करके रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है, एंड ज़रूर दीजिएगा यहाँ पे रिव्यू। उसके अलावा अगर जो आप जनित गुरु के व्हाट्सएप ग्रुप में अटैच नहीं है, अपने स्पेसिफिक क्लास में अटैच नहीं है, तो इसको स्कैन करके आप क्लास 11th के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो आपका कोड है 202526 11C एंड ये है हमारे यहाँ पे टेस्ट 01। इसके अलावा हम टेस्ट 02 भी डिस्कस करेंगे। सिर्फ इस सेशन में हम 2 ही टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट ये वीडियो आ रही, आई नो, ठीक है, बट ठीक है 2 टेस्ट तभी भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके नाउ अगर देखो यहाँ पे टोटल 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 30 मार्क्स, ये 30 मिनट का आपका ये टोटल पेपर रहेगा एंड यहाँ पे फुल सिलेबस टेस्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे वैसी चीज़ लिखी नहीं है, मेंशन नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके 20 मार्क्स आते हैं, 21 20 आते हैं, दैट मीन्स यू आर जीनियस। 18 या फिर 18 अबव आता है अकॉर्डिंग टू दिस पेपर, ठीक है, इस पेपर के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, आप एक्सीलेंट की कैटेगरी में आओगे, ठीक है। फिर अगर आपका 15 या फिर 15 अबव आता है, दैट मीन्स यू आर परफेक्ट। 12 आता है तो आप एवरेज की कैटेगरी में आएंगे एंड बिलो 12 आता है तो हम नेक्स्ट स्टेप का रीटेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आ रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके चलो भाई, तो फिर करते हैं शुरुआत आज के इस लेक्चर की एंड डिस्कस करते हैं 1 by 1 सारे के सारे क्वेश्चंस। चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है द बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन। बॉन्ड एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? मान लो मेरे पास H और H है, ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड जो है, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए या फिर बॉन्ड को जोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या फिर कितनी एनर्जी रिलीज की जा रही है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी, है ना। तो बॉन्ड एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे। अच्छा सेकेंड ही है हमारा ऑल ऑफ दीज। थर्ड है हमारा बॉन्ड लेंथ एंड द फोर्थ वन इज साइज ऑफ एटम। यस, सो बॉन्ड एंथैल्पी किस चीज पे डिपेंड करती है बेटा? किस चीज पे डिपेंड करती है बॉन्ड एंथैल्पी? तो मेरे ख्याल से तो देखो यहाँ पे एटम के साइज पे डिपेंड करती है। यस, एटम के साइज पे डिपेंड करती है, पहली चीज। दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे डिपेंड करती है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तीसरी चीज है बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है। हाँ जी, बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करती है, ठीक है, कितना लंबा बॉन्ड लेंथ है, कितना छोटा बॉन्ड लेंथ है, उस पर भी डिपेंड करती है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारी की सारी चीजें, यानी कि ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दिस, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन 2 है बेटा यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एस्टेब्लिश्ड दैट लाइट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको क्या बताता है कि लाइट जो है वो बिहेव करता है लाइक पार्टिकल, लाइट बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक फील्ड, लाइट बिहेव लाइक अ वेव एंड लाइट बिहेव लाइक अ रेज। तो आखिरकार लाइट किसकी तरह बिहेव करती है अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जल्दी बता दो। यस, ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। इट शोज दैट कि लाइट जो होती है, ठीक है, लाइट इजेक्ट करती है इलेक्ट्रॉन को, है ना। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोप्लेट ले लिया था और जैसे इस पे लाइट आ रही थी तो क्या होता था, यहाँ से जैसी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस पे पड़ रही थी एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता जा रहा था। सो अकॉर्डिंग टू दिस लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल। लाइट किसकी तरह बिहेव करता है बेटा? लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करेगा? लाइट पार्टिकल की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन 3 है in the given reaction CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 गिव CH3 ठीक है। तो ये इथीन अंडरगोज, तो यहाँ पे कौन से टाइप की रिएक्शन हुई है? एनी आइडिया? वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाँ बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। चलो किस टाइप का यहाँ पे रिएक्शन हुआ है कि पहले हमारे पास
CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, हमने H2 के साथ रिएक्शन कराया, एक H इसके पास चला गया, एक H इसके पास चला गया, एंड इट विल बिकम CH3CH3। ठीक है, क्या बन गया ये? CH3CH3 बन गया। तो रिडक्शन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस है, या फिर ऑल ऑफ दीज है? तो देखो ऑल ऑफ दीज तो नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई चीज सब्स्टिट्यूट नहीं की जा रही है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक चीज को हटा के उसकी जगह दूसरी चीज लगाना, बट यहाँ से हम एज सच कोई एटम हटा नहीं रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब होता है या तो हाइड्रोजन का रिमूवल होना या तो ऑक्सीजन का एडिशन कराना, तो यहाँ पे दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा। रिडक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये तो हो रहा है, हाँ रिडक्शन प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ये है हमारा क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 4 इज प्रेजेंस ऑफ अ नाइट्रो ग्रुप इन अ बेंजीन रिंग। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप में यहाँ पे नहीं, बेंजीन रिंग में नाइट्रो ग्रुप का प्रेजेंस होना है, क्या बताता है? इट डीएक्टिवेट द रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक्टिवेट द रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रेंडर्स द रिंग बेसिक एंड डीएक्टिवेट द रिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन के पास NO2 ग्रुप होना, देखो NO2 ग्रुप क्या होता है बेटा? NO2 ग्रुप होता है एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। NO2 ग्रुप क्या होता है? एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो इट डीएक्टिवेट द रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, right? It deactivate the ring towards the electrophilic substitution not activate, it's deactivate। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सो इट रिड्यूस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग। ठीक है, आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 इज on passing vapor of phenol over heated zinc dust to get reduce it। ठीक है, passing vapor of phenol over the heated zinc। ठीक है, तो हम क्या करें? फिनोल में अगर हम हीटेड जिंक डस्ट लेकर आ रहे हैं, देखो ये है हमारे पास यहाँ पे फिनोल, अगर हम जिंक डस्ट के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो फिनोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? यस, फिनोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनोल कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन रिंग में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनोल कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन रिंग में। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन 6 इज, चलिए, what will be the value of logarithm? What will be the value of logarithm of equilibrium constant Kp if the standard free energy change of a reaction del G naught is equal to minus 115 kilojoule at 298 Kelvin will be? Okay. So what is the value of logarithm of equilibrium? यानी कि हमको यहाँ पे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? log k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। log k बोले तो क्या बोलेंगे? हाँ, log k की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, del G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT ln k। ln यहाँ पे नेचुरल लॉग है, या फिर उसको नहीं, हाँ लॉग कर देते सीधा, है ना, क्योंकि 2.303 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। आर की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर हमको 298 केल्विन पे दे रखा है, डेल जी की वैल्यू यहाँ पे हमको गिवन है। क्या अब आप सारी चीजें कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जल्दी बता दो, जल्दी बताएंगे। क्या अब आप सारी चीजें यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? log k इज इक्वल टू -115 अपॉन माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 केल्विन, माइनस से माइनस चला जाएगा
एंड यहाँ से हमको लॉग कैलकुलेट नहीं करना, सीधी हमको लॉग के की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो समथिंग 20.5 के आसपास हमको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। कितनी मिलेगी? 20.15, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन 7 है यहाँ पे, क्वेश्चन 7 इज, चलिए देखो क्वेश्चन 7 क्या है यहाँ पे। If 500 ml of a 5 molar solution is diluted to 1500 ml, what will be the molarity of the solution obtained? What will be the molarity? तो यहाँ पे हमको क्या क्या दे रखा है? 500 ml है, 5 molar solution is diluted to, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? M1V1 is equal to M2V2, और हमको कोई 3 चीज यहाँ पे गिवन है, बस एक चीज हमको यहाँ से कैलकुलेट करनी है। पहले वाले का यहाँ पे आपको वॉल्यूम कितना दे रखा है? ये 5 मोलर है इनटू वॉल्यूम है 500। सेकेंड वाले का आपको मोलर नहीं दे रखा है, इनटू 1500। सो M2 इज इक्वल टू 5 इंटू 500 अपॉन 1500। सो 5 1 जा 5 है ना, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15। क्लियर है? तो ऊपर हमारा क्या बच गया? ये हमारा आ गया 5/3, ठीक है। एंड 3 2 जा 6 होता है, तो ये समथिंग कितना आ जाएगा? 1.6 के बराबर आ जाएगा, राइट? 1.6 मोलर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एंड क्वेश्चन 8 है यहाँ पे हमारा, okay, so which of the following is responsible to rule out the existence of definite path or trajectory of electrons, ठीक है। सो कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? कौन बताता है इसके बारे में हमको? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, Hund's rule of maximum multiplicity and above principle। यस, कौन है यहाँ पे? कौन हमको बताता है? जल्दी बताओ। डिफाइन पाथ और ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो देयर इज आई थिंक नो डिफाइन पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन, है ना, कि भाई इलेक्ट्रॉन का एज सच कोई पाथ नहीं है, कोई एक ही चीज हम एक बार में सही कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये चीज हमको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पता चलती है, ठीक है। इन्होंने कहा था ना कि हम एक ही साथ पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों चीजें कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हमने पोजीशन सही से कैलकुलेट कर दी तो फिर मोमेंटम में गड़बड़ी आ जाएगी, मोमेंटम हमने सही से कैलकुलेट कर दिया तो पोजीशन में गड़बड़ी आ जाएगी, ठीक है। सो दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन 9 है यहाँ पे, the correct order of first ionization potential among the following elements beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen is, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो सबसे पहले आयोनाइजेशन के बारे में समझो। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी दी जाती है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। पहला है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ठीक है, सबका लिख लिया। बेरिलियम है हमारे पास, नहीं पहले बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे, 5 6 7 8, ठीक है। 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 एंड 1s2 2s2 2p4। अब देखो इनमें से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका दिख रहा है बेटा? यहाँ पे हमको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है नाइट्रोजन का। क्यों? क्योंकि ये हाफ फिल्ड है।
पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, इसके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स हाफ फिल्ड। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर कोई स्टेबल होगा तो वो होगा नाइट्रोजन। कहाँ पे दिख रहा है? फर्स्ट एंड फोर्थ में दिख रहा है। ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, चलो ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन। अब बेरिलियम और बोरोन में चेक करते हैं, ठीक है। बेरिलियम एंड बोरोन में चेक करो, देखो ये हमारा जो बेरिलियम है ये फुल्ली फिल्ड है, ठीक है, लेकिन ये जो बोरोन है ये हमारा पी में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है विच इज नॉट फुल्ली फिल्ड। तो स्टेबल कौन हो जाएगा? बेरिलियम ज्यादा स्टेबल होगा बोरोन की कंपैरिजन में, बेरिलियम ज्यादा स्टेबल होगा बोरोन की कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th एंड क्वेश्चन 10th है Which of the following has the smallest radius? ठीक है, इनमें से किसके पास स्मॉलेस्ट रेडियस है? अब देखो प्लस का साइन क्या बताता है कि इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, दैट मीन्स एटम का रेडियस और ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले इनके एटॉमिक नंबर के बारे में बात करते हैं। भाई यहाँ पे हमारे अगर एल्यूमिनियम को देखें तो ये तो भाई कितने नंबर पे आ रहा है? ये 13 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे आता है ना, 13 नंबर पे आ गया, ये 20 नंबर पे आ गया। लिथियम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, लिथियम कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? Sn, इसकी तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस? रेडियस सबसे छोटा किसका होगा, कैसे बताएंगे? देखो चार्ज के बेसिस पे हम बताएंगे कि सबसे छोटा रेडियस किसका होगा, ठीक है, चार्ज के बेसिस पे हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि स्मॉलेस्ट रेडियस किसका हो, तो अभी तो मेरे ख्याल से देखो लिथियम का ही होगा, 3 नंबर पे आ रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 10th का ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th। सो क्वेश्चन 11th इज इन BRF3 लोन पेयर आर प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। BRF3 में लोन पेयर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। दिस इज टू मिनिमाइज, ये किस चीज को मिनिमाइज करता है? बॉन्ड पेयर रिपल्शन ओनली, लोन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, या बोथ बी एंड सी? चलो बताओ किसको ये हेल्प करता है? इक्वेटोरियल पोजीशन का बताना है। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या हो जाएगा? लोन पेयर एक्वायर एट इक्वेटोरियल पोजीशन किस चीज को मिनिमाइज करता है बेटा? किस चीज को मिनिमाइज करेगा? जल्दी बता दो, किस चीज को मिनिमाइज करेगा? लोन पेयर रिपल्शन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्योंकि देखो सबसे ज्यादा अगर कोई रिपल्शन होता है तो वो लोन पेयर हो जाएगा, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो जाएगा, और सबसे कम तो बॉन्ड पेयर में हमको देखने के लिए मिलता है। तो इनके रिपल्शन को मिनिमाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 11th का ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th। सो क्वेश्चन नंबर 12th इज What is the molecular geometry of SF6 as predicted by BACPR theory? ठीक है, SF6 की predicted geometry क्या होगी? SF6 की predicted geometry क्या होगी? स्क्वायर, प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल एंड टेट्राहेड्रल। कैसे पता करेंगे? पता करो बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं? तो 6 बॉन्ड पेयर है एंड 0 लोन पेयर है। 6 वाले के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दैट इज वन एंड ओनली ऑक्टाहेड्रल अकॉर्डिंग टू द BACPR थियरी। सो ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगा इसका, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13th। सो क्वेश्चन 13th इज Which of the following property cannot be used to describe the state of a system? ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब नहीं करती है? Cannot be used to describe the state of a system. Yes, cannot describe a state of a system. ये बता दो कौन डिस्क्राइब नहीं करता है? प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ऑफ कोर्स पीवीटी तो डिस्क्राइब करेंगे ही, है ना, पीवीटी यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। दे डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम वेयर आर इज द कांस्टेंट, ठीक है। आर यहाँ पे क्या होता है
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज कांस्टेंट, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं है सिस्टम की, ठीक है, ये प्रॉपर्टी नहीं होती है सिस्टम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा यहां पे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दैट अकर आर मोस्टली, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कैसी रिएक्शन यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होगी? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ना जिसको या तो एक बार हम इनिशिएट कर दे, ठीक है, या तो बिना इनिशिएट करे भी खुद ब खुद हो जा रहा है, लेकिन खुद से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। ओके, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, बोथ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, नीदर एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक। भाई कौन सा यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है? यस, सो मोस्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रिलीज हीट, वो हीट को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। जैसे गरम चाय रखी रखी ठंडी हो गई, कैसे ठंडी हुई होगी? उसने हीट को रिलीज किया होगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि ठंडी चाय रखे रखे गर्म हो गई, हीट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये चीज नहीं होती। तो ज्यादातर जो रिएक्शंस होती है जो स्पॉन्टेनियस होती है वो हीट रिलीज कर रही होती है, वो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रही होती है, और वी कैन से हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव कर रही होती है, ठीक है। सो इट इज मेजरली एक्सोथर्मिक, ठीक है, कैसा हो जाएगा ये? मेजरली एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? कौन सा इसमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? वॉल्यूम, कलर, एंथैल्पी या फिर इंटरनल एनर्जी? यस, कौन सी प्रॉपर्टी बतानी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बतानी है, दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? अमाउंट अमाउंट अमाउंट, यस, कलर जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, दैट्स व्हाई कलर इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 16। देखो आपको भी साथ ही साथ आंसर करना है, मैं तो करा रही हूँ, बात तो अलग है, ठीक है, लेकिन आपको भी साथ ही साथ यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डिटरमाइंड बाय इट्स। एक एसिड का स्ट्रेंथ हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? एक एसिड का स्ट्रेंथ हम बेटा कैसे डिटरमाइन करते हैं? उसके मॉलिक्यूलर वेट से, एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन की भाई कितना प्रोटॉन वो डोनेट कर पा रहा है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर या फिर कलर चेंज इन इंडिकेटर। तो एक एसिड कैसे पता करेगा कितना ज्यादा वो पानी में जाने के बाद प्रोटॉन डोनेट कर पा रहा है, H पॉजिटिव डोनेट कर पा रहा है, उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ ये अच्छा एसिड होगा यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या फिर वीक एसिड होगा, ठीक है। तो एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डिटरमाइंड बाय द एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन। जो जितना ज्यादा प्रोटॉन डोनेट कर देगा वो उतना अच्छा एसिड होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, है ना, 17th क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन 17 इज, A weak electrolyte is characterized by। अच्छा, weak electrolyte को हम कैसे पहचानेंगे? हाँ, कैसे बोलेंगे कि हाँ ये तो weak electrolyte है? कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाएगा, पार्शियल आयनाइजेशन हो जाएगा, नो आयनाइजेशन या फिर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? यस, अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो पानी में जाने के बाद पार्शियली आयनाइज होता है, 100% आयनाइजेशन शो नहीं करते हैं। तो जो 100% आयनाइजेशन शो नहीं करेंगे दे आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो पार्शियल आयनाइजेशन क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज, क्वेश्चन नंबर 18 है, द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? H2SO4, H3PO3, नहीं H3BO3,
H3PO3 एंड H3PO4 मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस, एनी आइडिया कौन हो जाएगा? यस, देखो जो जितना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में होगा, ठीक है, जो जितनी जल्दी अपना H पॉजिटिव रिलीज कर देगा वो उतना अच्छा एसिड हो जाएगा। सो यहाँ पे H2SO4 जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे एंड खुद का रिडक्शन कर दे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, नाउ 19th क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए भाई 19th क्वेश्चन पे आते हैं, 19th एंड 20th क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 19th क्वेश्चन के बारे में। When a zinc rod is kept in a copper nitrate solution, what happen? zinc rod को हम कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस, है ना, इसमें रख देंगे तो क्या होगा? देखो, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, ये क्या करेगा? कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा। सो जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन कॉपर, copper is deposited on zinc is deposited in the beaker and copper is deposited in the beaker। क्या हो जाएगा? Copper is deposited on the zinc, ठीक है, zinc being more reactive than copper, so it displays copper from this, है ना, ये हमारा कॉपर यहाँ पे अकेला आ जाएगा और ये ZnNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है, तो कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन जिंक, इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट का आखिरी सवाल है हमारा क्वेश्चन 20th। हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर, हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्टेबलाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन। तो देखो भाई, कार्बोकेटायन सबसे अच्छा कार्बोकेटायन कौन सा होता है? 3 डिग्री इज वेरी मच स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। इस चीज को आपको याद रखना है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री होता है और सबसे कम 1 डिग्री होता है। ठीक है, सो यहाँ पे है हमारे पास नियोपेंटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल एंड इथाइल। तो टर्ट ब्यूटाइल का मतलब क्या? 1 2 3 4, ये बन गया हमारा टर्ट ब्यूटाइल, मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोस्ट स्टेबल फॉर स्टेबलाइजिंग द 3 डिग्री कार्बोकेटायन। सो यहाँ पे हमने सारे के सारे 20 के 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं डिस्कस, और ये जो जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप का टेस्ट है, ओह थैंक यू लिखना था, दिस लिख दिया। ओके, सो यहाँ पे हमने कर लिया इसको कंप्लीट। अब आप मुझे बताओगे कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं विद योर नेम। ठीक है, फिर हम आपके मार्क्स को रिवील करेंगे। ठीक है, सुंदर सा लिखना ताकि हम उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर हम उसको रिवील कर सके। ओके, ठीक है, चलो, तो ये काम जरूर कर देना अगर आप चाहते हो कि आपका कमेंट ऐसे रिवील करें हम। ठीक है, और जल्द ही इसका पार्ट 2 भी आएगा, मतलब सेकेंड टेस्ट भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, खूब मस्ती करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।